राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी के लिए एक अच्छा जो है प्लेटफार्म वहाँ तैयार हो रहा है। और उसी बीच में खतौली का उपचुनाव आया, तो पार्टी यहाँ भी लड़ाना चाहती थी चुनाव, लेकिन मेरी और जयंत जी की बात हुई कि ये चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। और ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि अगर हम लोग मिलकर लड़ें तो समाज कितना स्वीकार करता है। उनके मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सारे विधायक और मंत्री, तमाम तरह के उनके इंस्टीट्यूशन, उनके अवैध जो है साधन उन्होंने लगाए चुनाव में, वो भी नहीं रोक पाए। भाई इस चुनाव से उनको, सरकार को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए। जनता ने जब मन बनाया कि उनको ये महसूस हुआ कि आज हमारे भाई के मान सम्मान की बात है, आज हम पे अवसर है कि हम साबित करें हम उनके साथ हैं, तो उन्होंने जी लगा के वोट दिया और लोगों से भी वोट डलवाया। लेकिन यही ये कहा जा रहा है कि बसपा वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी, इस वजह से वोटर जो कन्फ्यूज़न में था। तो चंद्रशेखर की जीत नहीं है ये तो बसपा का जो वोटर वो कन्फ्यूज़न में था। बसपा लड़ती तो उसके पास जाता, तो चंद्रशेखर का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है इस जीत में। सवाल ये है कि जिस तरीके से बसपा पर आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है, आप ऐसा मानते हैं कि सच में ऐसा है या कुछ मजबूरियां हैं मायावती की जो खुलकर सामने नहीं आती? आसान काम तो नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी बड़ी पार्टियों के पास तो बड़ा धन है, उनके पास अखबार हैं, टीवी हैं, रेडियो हैं, उनके जरिए उनका प्रचार होता है। और हमारे पास सीमित साधन है, उन सीमित साधनों के दम पे हमारा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन से, चलो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ इन लोगों को कहने का मौका है। मगर आप मुझे बताओ कि उसी दल ने, वो दल जो माननीय काशीराम साहब ने अपने खून से सींच के उनके साथियों ने राष्ट्रीय स्तर का दल बनाया था, उन्होंने, मैं तो हिमाचल नहीं लड़ा हूँ, तो हिमाचल में चुनाव लड़ा, उनको तो जो है 0.40% वोट मिला वहाँ। जो दल जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी पूर्णबहुमत की, वो एक सीट पर शामिल हो गया है। लोग समझ रहे हैं कि अब वो लोग ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं, वो एक सीट से 204 पे नहीं जा सकते, लेकिन चंद्रशेखर जिस तरह गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं उसके साथ वो आगे बढ़ के पावर में शामिल हो सकते हैं और उस सरकार में बैठे हमारे लिए। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो नया अभी कल ही जो हुआ है, हाई कोर्ट ने कहा कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के जो है चुनाव कराएं, और ट्रिपल टेस्ट की बात हुई। मैंने कल भी कहा कि EWS पे तो कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ, EWS पे तो कोई सर्वे नहीं हुआ। सर्वे के लिए तो अगर सर्वे आपको कराना है तो वो लाओगे कहाँ से? ट्रिपल टेस्ट के लिए जो आंकड़े कहाँ जुटाओगे? उसके लिए जातिगत जनगणना की जरूरत थी, वो सरकार करा नहीं रही। हमारा तो ये प्रयास है कि आज इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है कि रोज अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन आपने काम कर लिया और उसका फल आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। राजनीति में बड़े बड़े किले ध्वस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े दल खत्म हो जाते हैं। जिन दलों की सियासत हुआ करती थी, आज इस राजनीति की जरूरत है। जनता चाहती है कि नेता उनके बीच में रहे, उनके दुख सुख सुने, उनके साथ आए जाए, उनके मिलने में परेशानी ना हो, उनको अपनी बात आसानी से कह सकें, उनके मुद्दों को जो है नेता रेज करे। तो उसमें आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग काफ़ी अच्छे। तो जब जनता दल के सामने माननीय काशीराम साथ उनके सहयोगी लोग जाते थे इन वर्गों को समझाने के लिए, तो ये उनको एजेंट बताते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि ये बसपा के साथ जुड़ गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खतौली के बाद अब जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, महागठबंधन को लगता है कि एक्सपेरिमेंट आगे भी चल सकता है, तो बीजेपी भी अपने कुछ फॉर्मूले तैयार कर रही है। लेकिन सवाल महागठबंधन का है कि क्या जो एक मंच तैयार हुआ है जिसमें आज़ाद समाज पार्टी भी मंच पर नजर आई, क्या वो आगे चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत BGT न्यूज़ पर। धन्यवाद सचिन भाई, बहुत बहुत आपका। चंद्रशेखर जी, अब देखिए खतौली के बाद कहीं ना कहीं मंच पर आप भी दिखने लगे हैं, लेकिन 22 की जो स्थिति का अगर मैं जिक्र करूं तो वहां चंद्रशेखर जी को जगह नहीं मिली थी, या खुद नहीं गए थे, या जगह मिल नहीं पाई थी। तो सबसे पहले तो यही कि क्या कारण रहा 22 के बाद अब इस उपचुनाव में इस मंच पर जाने का? देखिए 22 में जो उस समय का अलायंस था, तो मैंने उस दिन भी ये जिक्र किया था कि उस समय के अलायंस को शायद नहीं लगता था कि मेरी वहाँ जरूरत है, लेकिन उसके परिणाम बड़े अच्छे उत्तर प्रदेश में नहीं रहे। मैं तो उसमें एक सार्थक पहल मैंने की थी कि वो गठबंधन में हम लोग शामिल रहें, क्योंकि राजनीति से बड़ी मेरे लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से 22 तक हमारे लोगों ने सहा, चाहे वो नौजवान हों, किसान हों, महिलाएं हों, मजदूर हों, व्यापारी हों, तो अगर हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं या उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को और उनकी बेहतर स्थिति को समझने के लिए हमें ऐसे फैसले लेने चाहिए जो जनता के हित में हो। किन्हीं कारणों से वो उस समय सफल नहीं हो पाया। मैं अपना प्रयास किया और निराशा मेरे हाथ लगी, लेकिन अब जब वापस एक मौका मिला कि हम ये निश्चित करें कि भारतीय जनता पार्टी को क्या हम रोक सकते हैं, तो क्योंकि उस चुनाव के बाद ही तत्काल जयंत जी से मेरी बात हुई और हम लोग राजस्थान को लेकर ज़्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि 2023 में वहाँ इलेक्शन है, हम लोग वहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी के लिए एक अच्छा जो है प्लेटफार्म वहाँ तैयार हो रहा है।
और उसी बीच में खतौली का उपचुनाव आया, तो पार्टी यहाँ भी लड़ाना चाहती थी चुनाव, लेकिन मेरी और जयंत जी की बात हुई कि ये चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे और ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि अगर हम लोग मिलकर लड़ें तो समाज कितना स्वीकार करता है। देखिए चंद्रशेखर जी, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी इसलिए देखी जा रही है कि खुद जो विधायक बने मदन भैया वो आपसे मिलने भी आए थे चुनाव जीतने के बाद, तो ये कहा गया कि देखिए नहीं बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यहीं ये कहा जा रहा है कि बसपा वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी, इस वजह से वोटर जो कन्फ्यूज़न में था, तो चंद्रशेखर की जीत नहीं है ये तो बसपा का जो वोटर वो कन्फ्यूज़न में था, बसपा लड़ती तो उसके पास जाता, तो चंद्रशेखर का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है इस जीत में। वो सही कह रहे हैं, जिसको जो कहना है, देखिए मैं किसी को कहते हुए तो नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन बस क्योंकि आप जिला सहारनपुर गए, मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला दे रहा हूँ। यहाँ जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और उसमें 2.25 लाख वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिला था। हमारे 2 मेंबर भी जीते सहारनपुर में और कई सीटों पे हम दूसरे नंबर पे थे। और जिस मुजफ्फरनगर की आप बात कर रहे हैं उसमें हमारे 8 मेंबर जीते और जिस पार्टी की बात आप कर रहे हैं उनके 2 या 3 मेंबर थे मुश्किल से। बिजनौर में हमारे 8-9 मेंबर जीते। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में हमारा प्लान अलायंस के साथ मिलकर लड़ने का, अचानक से वो कैंसिल हुआ, तो जनता अब समझदार हो गई है और वो निर्णय लेती है सोच के कि बीजेपी, एक तरफ वो ये भी देख रही है कि बीजेपी कितनी बुरी तरह से जो है सरकारी इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर रही है, भाईचारे को तोड़ रही है और जो तमाम तरह की बुनियादी ज़रूरत है उन पे जो है या जो अधिकार हैं लोगों के वो देने में सरकार खरी नहीं उतर पा रही, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तो जनता सोच समझ के फैसला लेती है। तो हमसे बड़ा एक आंदोलन उस समय मौजूद था, उन्होंने मुझसे, मेरे सामने उन्होंने कहा कि इस बार तो हम इनको वोट देंगे, इस बार हम इनको आखिरी मौका दे रहे हैं, अगली बार आपके साथ खड़े रहेंगे। और जब मैंने जाके ये बात उनसे कही अब उपचुनाव में, तो भाई आपने पिछली बार तो मुझसे वादा किया था कि इस बार तुम इनको मौका दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था वो झूठा नहीं था, अब जब हम वोट पड़ेंगे तो आप हमारा वोट देख लेना किधर जाएगा, इस बार हम आपके साथ हैं। वहीं कि अगर आप जाओगे कभी उस क्षेत्र में तो आप देखना वहाँ हमारा संगठन है, संगठन के लोग काम करते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ इन लोगों को कहने का मौका है, मगर आप मुझे बताओ कि उसी दल ने, वो दल जो मान्यवर काशीराम साहब ने अपने खून से सींच के, उनके साथियों ने राष्ट्रीय स्तर का दल बनाया था, उन्होंने, मैं तो हिमाचल नहीं लड़ा, उन्होंने हिमाचल में चुनाव लड़ा है, उनको तो जो है 0.40% वोट मिला वहाँ, और पूरे गुजरात में चुनाव लड़ा के वहाँ जो है 0.50 वोट मिला, और जिस दिल्ली में 16% वोट आता था उसमें पिछली बार 1% वोट नहीं आया। लेकिन चंद्रशेखर जी, जिस वोट पर आप अपना अधिकार समझते हैं या सोचते हैं कि पार्टी के साथ वोट जुड़ेगा, वहीं बसपा भी उस पर काफ़ी लंबे समय से अधिकार रखती है, उसी के कारण 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो आपके सामने एक चुनौती नहीं है कि उस वोट को शिफ्ट कराना अपनी तरफ, एक बड़ी चुनौती होगा? क्या उस विश्वास को तोड़ पाएंगे चंद्रशेखर? नहीं, मैं, विश्वास तो जनता का टूट चुका है। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा, किसी की बुराई करने से, किसी की आलोचना करने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा ऐसा मानना है। आप अपने काम से आगे बढ़ते हो। आज जो मैंने पहचान हासिल की है भीम आर्मी में, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो संघर्ष किया है, मैं भी उस संघर्ष में जो थोड़ा बहुत शामिल हुई, उसकी वजह से पहचान मुझे मिली है। तो मैंने जैसा आपको कहा कि ये चुनाव हुए, उसमें अगर उस रिजल्ट को भी जनता देख रही है, जो दल जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत की, वो एक सीट पर शामिल हो गया है। लोग समझ रहे हैं कि अब वो लोग ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं, वो एक सीट से 204 पे नहीं जा सकते, लेकिन चंद्रशेखर जिस तरह गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं उसके साथ वो आगे बढ़ के पावर में शामिल हो सकते हैं और सरकार में बैठ के हमारे लिए कानून बनवा सकते हैं। जनता समझदार है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं उन पर अधिकार, मैं जो कुछ भी उनसे कह रहा हूँ वो उनके वास्तविकता में आज हालात ऐसे हैं। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो नया अभी कल ही जो हुआ है, हाई कोर्ट ने कहा कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के जो है चुनाव कराए, और ट्रिपल टेस्ट की बात हुई है। मैंने कल भी कहा कि ईडब्ल्यूएस पे तो कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस पे तो कोई सर्वे नहीं हुआ। सर्वे के लिए तो अगर सर्वे आपको कराना है तो वो लाओगे कहाँ से? ट्रिपल टेस्ट के लिए जो आंकड़े कहाँ जुटाओगे? उसके लिए जातिगत जनगणना की जरूरत थी, वो सरकार करा नहीं रही है। तो मैंने कल ये सवाल रेज किया था कि जिनको 1931 में जिनकी आबादी 52% हो गई थी, वो पिछड़े वर्ग के लोग जो आज वो जो जातियां हैं उनके हिस्सेदारी देने में सरकार कोताही क्यों बरत रही है। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो ये पेंडिंग हो जाएगा। नया जो नेतृत्व खड़ा होना है, नए जो चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे, पार्षद बनेंगे, तो ये तो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे, कुछ दिनों के लिए फेल हो गया है। और ये सरकार के अंडरटेकिंग चला जाएगा। सरकार तो जानबूझ के इसको पीछे हटा रही है, जिससे कि वो इन क्षेत्रों में भी अपने लोगों को अपने जरिए सरकार चला सके। तो ये छोटी सरकार तो फेल हो जाएगी। मैं किसी पे अधिकार नहीं वो कर रहा हूँ, हम तो अपनी मेहनत से संघर्ष करके लोगों को जोड़ने संगठन बना रहे हैं और दिन रात 24 घंटे लोगों के लिए काम करते हैं। ना आंधी तूफान देखते हैं, ना धूप छांव देखते हैं, ना सर्दी गर्मी देखते हैं, ना साधन देखते हैं। लोगों के बीच में जाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लाठियाँ खाते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमे झेल रहे हैं।
समाज देख रहा है। ये सवाल ये है कि देखिए युवा वर्ग में मैं मान सकता हूं कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन वो वोटर जो पुराना है, जो आज भी मायावती को अपना नेता मानता है, वो कहीं आज़ाद समाज पार्टी के साथ अभी जाता हुआ दिख नहीं रहा है। क्या उसमें टाइम लगेगा या खुद चंद्रशेखर जी अभी वो परिपक्वता नहीं दिखा पाए हैं उस समाज को? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। सच कहना चाहिए। सच ये है कि बड़ी मुश्किल से इन वर्गों के आधारित राजनीति का एक दल बना था और लोगों में इसको लेके एक डर की भावना है। मैं निसंकोच इस बात को कह रहा हूँ, मैं इन वर्गों के हालातों को जानता हूँ कि पुराना घर ऐसा ना हो टूट जाए और नया घर तैयार भी ना हो। तो वो इसलिए मेरी तरफ से अभी तक जो है मुझसे दूर थे कि भाई हम जो पुराना घर है उसी को किस तरह तैयार करके रखें, ठीक करके रखें। लेकिन अब वो दल अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है और अगर वो दल पीछे हट रहा है इसके लिए जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ भाई, इसके लिए तो उनकी नीति या उनका नेतृत्व जिम्मेदार है। इसलिए पुराने जो लोग हैं उनमें ये असमंजस की भावना थी, लेकिन धीरे धीरे वो असमंजस की भावना दूर हो रही है क्योंकि हमारा जो नया नेतृत्व है वो परिपक्व हो रहा है और वो गांव में गली में जाके घर परिवार में समझाने में कामयाब हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश और देश में जो हो रहा है इस डबल ट्रिपल इंजन की सरकार में, उससे बचने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हमें किस तरह की राजनीति की जरूरत है। और जैसा कहते हैं ना कि समय के साथ जो है, पहले आपने देखा कि बड़ी ऊंचाई पे चढ़ चढ़ के लोग कैमरे से जो है फोटो खींचते थे, लेकिन आज ड्रोन आ गया है तो ड्रोन ऊपर उड़ जाता है, तो वो जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई है, जो लोग ऊंचे पे जाके कैमरा यूज़ करते थे। यानी कि आपको अपडेट होना पड़ेगा समय के साथ। आज इस राजनीति की ज़रूरत है। जनता चाहती है कि नेता उनके बीच में रहे, उनके दुख सुख सुने, उनके साथ आए जाए, उनके मिलने में परेशानी ना हो, उनको अपनी बात आसानी से कह सकें, उनके मुद्दों को जो है नेता रेज करे। तो उसमें आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग काफ़ी हद तक सफल हो पा रहे हैं। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से बसपा पर आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है, आप ऐसा मानते हैं कि सच में ऐसा है या कुछ मजबूरियां हैं मायावती की जो खुलकर सामने नहीं आती? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं। अब मैं उनको ना बी टीम कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई वो खुल के काम नहीं कर रही। आप भी समझते हैं कि जब तक उनके अंदर बड़ी हिम्मत ताकत थी, उन्होंने बहुत मजबूती से इस वर्गों के लिए काम किया। लेकिन उम्र के साथ एक ऐसा पड़ाव भी है कि अब उस मजबूती के साथ जो है ना, शायद शरीर इस तरह की जो है हिम्मत को जो है नहीं वो देता होगा। ये एक नेचुरल है, प्राकृतिक है। जब मैं भी 60 साल का हो जाऊंगा तो शायद जो क्षमता से आज काम कर रहा हूँ नहीं कर पाऊंगा। तो निराशा इस बात की है कि वो इसको सुधारने के लिए कुछ कर भी नहीं पाए। हमारे जैसे लोग जो उनमें उम्मीद आस्था रखते थे, उन्हीं लोगों को एजेंट वजेंट बता के दूर रखा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जिन कारणों से दूसरे दल में दिक्कतें पैदा हुई, वही कारण उन्होंने उस आंदोलन में भी शामिल कर लिए। हमारा तो ये प्रयास है कि आज इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। आज इस देश में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है और वो इकट्ठा करने के लिए उनके बीच जाके जो जायज़, जो सत्य की बात है, ईमानदारी की बात है, उन लोगों को बताने की ज़रूरत है। आप जिस सहारनपुर से आते हैं, कैराना से आते हैं, पश्चिम से, यहाँ पर भी मायावती का एक बड़ा ग्राउंड रहा है। वो चुनाव भी लड़ी, यहाँ से चुनाव भी जीती। आप भी उस क्षेत्र से ही आते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टी के लिए भी एक बड़ा ग्राउंड हो सकता है, बजाय आप यहाँ से शुरुआत के आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राज्यों में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? आपको लगता है कि सहारनपुर में आपकी पार्टी का ग्राउंड तैयार हो चुका है, खासकर पश्चिम यूपी में, कि आप दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए, राजनीति जो है, हम एक बड़े संगठन को ऑपरेट करते हैं और मेरे लिए जो है राजनीति से बड़ा है सामाजिक आंदोलन, जिसको हमारे नेता भी कह के गए और जिसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो हो, लोगों में विचार पैदा हो, लोगों में क्रांति पैदा हो, लोगों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संघर्ष पैदा हो। नौजवान लोग जो हैं इस बात को समझें, राजनीति को बुरा ना समझ के इसको में आएँ और जो गलत तरह की राजनीति और उसमें बदलाव का काम करें, नए लोगों को मौका मिले। तो हमारा संगठन राजस्थान में भी बहुत मजबूत है, मध्य प्रदेश में मजबूत है, छत्तीसगढ़ में मजबूत है, दिल्ली और महाराष्ट्र में मजबूत है, उत्तराखंड में मजबूत है। हम तो यहाँ भी चुनाव लड़ सारी पार्टी तब भी हम 4 सीटें यहाँ जीते। उत्तराखंड में जब वो सरकार के लोगों ने भले जबरन हरा दिए, उसके बाद अंतर विरोध हुआ, मुकदमे लगे, तमाम तरह की चीज़ें। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि रोज़ अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन आपने काम कर लिया और उसका फल आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। राजनीति में बड़े बड़े किले ध्वस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े दल ख़त्म हो जाते हैं। जिन दलों की सियासत हुआ करती थी, आप जैसे आप अभी जिक्र कर रहे, तो मैं आपको याद दिला दूँ, आज़ाद बसपा से पहले यही लोग, ये बड़ा समाज जो है ना, कांग्रेस को वोट देता था, फिर जनता दल के साथ गया। तो जब जनता दल के सामने मान्यवर काशीराम साथ उनके सहयोगी लोग जाते थे इन वर्गों को समझाने के लिए, तो ये उनको एजेंट बताते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि ये बसपा के साथ जुड़ गया। और अब जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो आज आरोप ये किन्हीं कारणों से हमारे ऊपर लग रहा है, आप देखना कल हमारे काम से और जो विश्वास हम लोग पैदा कर रहे हैं उससे एक ऐसा ही समर्थन पुनः
वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रति समाज में खड़ा होगा। अगर कोई ये कहता है कि मैं इस समाज का ठेकेदार हूँ या मेरा सर्व अधिकार है, तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ। देखिए, हमने तो लोकतंत्र में महापुरुषों से ये सीखा कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा और सत्ता संघर्ष से मिलेगी। और आप सहारनपुर से आते हैं, आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि जब मैं पिछले 9 साल से लगातार सहारनपुर में और देश के तमाम कोनों में जाकर संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से रुके। उसके लिए उत्तर प्रदेश अकेला काफ़ी नहीं है। यहाँ तो हमारी पार्टी के, क्योंकि अभी फेस के रूप में आप मुझसे ही बात करते हैं, मुझे ही देखते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का संगठन है। संगठन के लोग ज़मीनी रूप से काम कर रहे हैं। हमारे बूथ की, तहसील की, ब्लॉक की, विधानसभाओं की, जिले कमेटियाँ जो है काम कर रही हैं धीरे धीरे। आसान काम तो नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी बड़ी पार्टियों के पास तो बड़ा धन है, उनके पास अखबार हैं, टीवी हैं, रेडियो हैं, उनके जरिए उनका प्रचार होता है। और हमारे पास सीमित साधन है। उन सीमित साधनों के दम पे हमारा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन से जाके अपने प्रदेश में, अपने जो है गांव में, अपने अपने ब्लॉक क्षेत्रों में काम कर रहा है। तो ये इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि आज की जो धनतंत्र की राजनीति है उसमें प्रचार के लिए धन की आवश्यकता है, और वो जो मेहनत की कमाई का पैसा जिसको हम चंदे के रूप में लेते हैं पार्टी चलाने के लिए, उस पैसे को प्रचार के रूप में हम लोग नहीं खर्च करते। हम उसको अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने संगठन को आगे बढ़ाने और कमज़ोर लोगों की मदद के लिए खर्च कर रहे हैं। इसलिए अभी हम अखबार मीडिया में नहीं दिखाई देते, लेकिन हमारा काम दिखाई देता है। उसका परिणाम ये जो है, जैसा आप कह रहे हैं, मुझसे कई लोगों ने कहा कि अगर ये फलानी पार्टी होती तो यहाँ परिणाम कुछ और होते, अगर ये होता तो। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की सत्ताधारी दल था, उन्होंने पूरा प्रयास किया। उनके मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सारे विधायक और मंत्री, तमाम तरह के उनके इंस्टीट्यूशन, उनके अवैध जो है साधन उन्होंने लगाए चुनाव में, वो भी नहीं रोक पाए। भाई, इस चुनाव से उनको, सरकार को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए। जनता ने जब मन बनाया कि उनको ये महसूस हुआ कि आज हमारे भाई के मान सम्मान की बात है, आज हम पे अवसर है कि हम साबित करें हम उनके साथ हैं, तो उन्होंने जी लगा के वोट दिया और लोगों से भी वोट डलवाया। जो उन गांव में और लोग रहते हैं उनको भी समझा के गठबंधन के पक्ष में वोट डलवाने का काम हुआ। परिणाम ये हुआ, जो सीट पिछली बार गठबंधन 16,000 से हारा, वो इस बार 22,000 वोट प्लस से जीता, यानी कि लगभग 38,000 वोट जो है कवर हुए। वो तब हुए। और फिर मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ, कभी सर्वे करा के देखना, जिन दलों के लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी वहाँ नहीं थी, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनके नेता क्या काम कर रहे थे, ये भी आप चेक करवा लेना। जनता ही बता देगी आपको कि वो किस दल के समर्थन के लिए वोट मांगते उन लोगों के बीच में घूम रहे थे, या वो किस दलों का काम कर रहे थे। मैं बात इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ, कबीर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, नानक को मानने वाला व्यक्ति हूँ, सतगुरु रविदास जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने किसी की निंदा करना, आलोचना करना सही नहीं समझा, लेकिन सच ये है, जिन दलों की बात आप कर रहे हैं, उनके नेता किसके इशारे पे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हुए खतौली विधानसभा में घूम रहे थे, ये प्रत्याशी भी आपको बता सकते हैं, वहाँ की जनता बता सकती है। तो सब जानते हैं कि कौन किसके लिए काम कर रहा था, लेकिन परिणाम वो आया जो जनता ने चाहा। और जनता ने चाहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सबक सिखाएं और गठबंधन को बल दें, उनको ये विश्वास दिलाएं कि अगर गठबंधन से चुनाव लड़े जाएंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। एक सवाल चलिए मैं आपके व्यक्तिगत को लेकर पूछता हूँ। रामपुर मनिहारा एक आपकी रिजर्व सीट है सहारनपुर में, क्या यहाँ से कोशिश नहीं की गई 22 से चुनाव लड़ने की, या आपने खुद तय किया कि नहीं, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, सहारनपुर को कवर नहीं करना है, क्यों चुनाव नहीं लड़े? देखिए, सहारनपुर मेरा घर है और क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बढ़ा हुआ, यहाँ मैंने संघर्ष किया, यहाँ के सब लोग मुझे जानते हैं। एक ये जिम्मेदारी है कि अभी यहाँ के लोग मुझे उस हैसियत से नहीं देखेंगे। मैं इसलिए बाहर काम कर रहा हूँ ज़्यादा, यहाँ के संगठन को मैं ऊर्जा देता हूँ। यहाँ हर आदमी तो चंद्रशेखर है, तो मैं यहाँ किसी को जैसे इंस्ट्रक्शन के तौर पे जो है कार्यकर्ताओं से काम लिया था वो भी मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जो है वही लोग हैं जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैंने यहाँ पार्टी संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी हुई है कि आप लोग अपने आप संभालो। दूसरे जिलों में मैं इसलिए ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि वहाँ मैं जाता भी नहीं हूँ, यहाँ भी जाता हूँ, वहाँ रहता भी नहीं हूँ, तो वहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ तो हर आदमी जो है संघर्ष के लिए तैयार है। राजनीतिक रूप से भी एक समय ऐसा आएगा, आप देखना, जो लोग आज मुझसे इस वजह से कि भाई हमारा आदमी अभी कमज़ोर है, दूर हैं, जब ये हमारा आंदोलन मजबूत हो जाएगा, आप देखना कि ये हमारा जो है ऐसा किला हो जाएगा, जैसे माननीय काशीराम साहब कहते हैं, एक जिला एक किला, ऐसा किला हो जाएगा कि दूसरे दल यहाँ चुनाव लड़ाने से पहले भी 1000 बार सोचा करेंगे कि वहाँ लड़ा के कोई फ़ायदा है या नहीं। चलिए, मेरे 2 अंतिम सवाल। एक सवाल सर ये है कि सहारनपुर के एक बड़े नेता जो अभी समाजवादी छोड़ बसपा में गए हैं, आप सब जानते हैं, क्या वो जो एक दलित और मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश ज़िले में हो रही है, खासकर बसपा के बैनर तले, क्या वो संभव हो पाएगा? क्या मुस्लिम का इतना आसान है समाजवादी से हटके जाना? अब ये तो जनता को तय करना है, और कौन कितना बड़ा नेता ये आप बेहतर जानते हैं। वो इतने बड़े नहीं कि मैं उनके बारे में कोई बात करूं।
मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जनता ये देख रही है कि कौन सी पार्टी किसकी मदद कर रही है और किस पार्टी के साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये ज़रूर कहना है कि अभी जिस तरह के इश्यूज गवर्नमेंट के द्वारा खड़े हो रहे हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये सरकार किसी वर्ग की हितैषी नहीं है। व्यापारियों के साथ जो जीएसटी के नाम पे भी हुआ है और व्यापारियों ने जिस तरह से महसूस किया है कि ये सरकार जो डबल इंजन की कही जाती है, दोनों हाथों से किसान, व्यापारी, नौजवान सबको लूटने का काम कर रही है और जनता इनसे मजदूर सावधान हो रहे हैं। अब आप आने वाले कल में देखना, जिनकी बात पहले से काफ़ी बड़ी थी उनके साथ खड़े होकर जनता आसानी से इनको रोक सकती है। गठबंधन चलेगा सहारनपुर में जो मेयर का चुनाव आ रहा है? मैं बड़े दावे नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जब ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और लाठी डंडे के दम पे या बंदूक के दम पे चुनाव को लड़ाएगी तो किस पार्टी कार्यकर्ता उनके सामने टकराने काम करेंगे, ये भी आप उत्तर प्रदेश में देख लेना। एक अंतिम सवाल बस मेरा चंद्रशेखर जी, सवाल ये कि क्या भविष्य में ऐसी स्थिति भी बन सकती है जैसे जैसे कद बढ़ेगा कि भाजपा के साथ कहीं तालमेल हो जाए, गठबंधन से निकलकर उधर जाया जाए, सत्ता का लालच मिल जाए, क्या कभी उस फेज में फंसेंगे चंद्रशेखर? एक दिन पहले भी मुझसे इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर कुछ सीटें आ जाती हैं, नेशनल मीडिया के एक पत्रकार ने, तो क्या आप बीजेपी को भी समर्थन देंगे? तो मैंने उस दिन उनसे बात कही थी कि जिनसे वैचारिक लड़ाई है उनका समर्थन किसी भी कारण नहीं हो सकता है। सत्ता अपनी जगह है, ऐसी सत्ता का लालच मुझे होता तो सचिन भाई मैं अपने विचारधारा पर आधारित दल नहीं बनाता, फिर तो किसी पार्टी को ज्वाइन करके विधायक और मिनिस्टर बन जाता अगर यही बनना होता। मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो जिस आंदोलन को हमारे महापुरुष सींच के गए और किसी कारण से पुराने आंदोलन की दिशा भटक गई तो उस आंदोलन को हम लोग जिंदा रखें। तो भाजपा के साथ तो किसी भी कीमत पे नहीं जाया जा सकता है। राजनीति छोड़ी जा सकती है, इस काम को छोड़ के मैं घर में खेती कर सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने महापुरुषों के आंदोलन को और इस देश में एक ऐसी व्यवस्था बना के बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे बंद करने का काम किया है, उनके साथ जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता भविष्य में। राजनीति चले ना चले, एक सामाजिक आंदोलन चलाना था, वो अभी भी चल रहा है और वो जब तक जीवन रहेगा वो चलता रहेगा। प्रयास है कि जो सपने महापुरुषों ने देखे थे उनमें जितना भी योगदान हम लोग कर पाएँ। अभी तो मेरी उम्मीद है कि कुदरत अगर मुझे प्रकृति की मुझे 10-15 साल की ज़िंदगी देगी तो मैं इस सहारनपुर के नाम का सम्मान जो है प्रदेश में नहीं दुनिया में जो है रोशन करने का काम करूँगा। ये मेरा ज़िला है, यहाँ सब लोग चाहे किसी दल में रहें वो सब हमारे ही लोग हैं, परिवार के लोग हैं। और जब मुझे बड़ी खुशी होगी जब दुनिया के पटल पे मैं उनके नाम को जो है लेके जाऊंगा और उस पटल की उस नाम की चमक फैलेगी तो मुझे इस बात की खुशी होगी। अपने ज़िले को, अपने क्षेत्र के सम्मान को भी बना के रखना, अपने प्रदेश और देश के साथ जोड़ के रखना एक नेता की जिम्मेदारी है। मेरा प्रयास रहेगा भविष्य में कि सहारनपुर और सहारनपुर जुड़े क्षेत्रों के लिए, पश्चिम के लिए, जैसे हाईकोर्ट बैच की मांग है, जैसे एयरपोर्ट की मांग है, जैसे कई और ऐसी मांगें हैं जो होनी चाहिए, तो मैं उन पे मजबूत काम करूंगा और यहाँ की जनता को, इस क्षेत्र की जनता को निराश नहीं करूंगा उनसे उनके बिना कहे, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, इनकी समस्या को समझता हूँ। बड़ी मजबूती से इन क्षेत्रों के लिए काम करके इसको भी विकास की तरफ जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो बीजेपी की सरकार में नहीं हो पाया। लोकसभा लड़ेंगे कहीं से, सहारनपुर से या क्षेत्र से आसपास से? जो भी पार्टी तय करेगी, पार्टी का जो आदेश होगा। हमारे यहाँ मुझसे भी बड़ी कमेटी है, वो कमेटी के जो डिसीजन होते हैं हम लोग उसको मानते हैं, वो हमारी कोर कमेटी है। जो कोर कमेटी और पार्टी का आदेश होगा, चुनाव लड़ने का होगा उसको लड़ा जाएगा, नहीं लड़ने का होगा नहीं लड़ा जाएगा। अगर लड़ाने के लिए कहा जाएगा तो उसको भी किया जाएगा। जो भी पार्टी का आदेश होगा पार्टी सर्वोपरि उसको माना जाएगा। चलिए चंद्रशेखर जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।